गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल करेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। उन्होंने इस चैप्टर में माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम और बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम को दर्शाया है। सुने प्लीज उसको आप ध्यान से। मैं शुरू कर रही हूँ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि उनके पास जाते थे, उनसे प्यार करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने को उन्हें जिद करने लगते थे, दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में, चौड़े लिलार चौड़ा माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मीन्स 3 तरह के डंडे लगाकर, और वो टीका लगाते थे। हमारे लिलाट में भभूत खूब खलती थी। भभूत भभूति, जैसे हम हवन कर लेते हैं, जो हवन की राख होती है उसको भभूति बोलते हैं भाई। वो खूब खलती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भूला बन जाते थे। जैसे शिव जी होते हैं, उनके लंबे लंबे बाल, और तिलक लगाने के बाद तो लेखक कहते कि मेरे भी लंबे लंबे बाल थे और त्रिपुंड लगाते थे, तिलक लगाते थे पिताजी, तो हम भी बम भोला बन जाते थे, यानी शिव जी बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। पोथी मीन्स पुस्तकें। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। गंगा जी में मछलियाँ होती थी, मछलियों को वो गोलियाँ खिलानी होती थी, इसलिए राम नाम लिखते, उन गोलियों में लपेटते और गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहती थी। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ये सारी बातें पीछे क्वेश्चन में आएंगी कि माता पिता अपने बच्चे से कैसे प्यार करते थे। उसे नहलाते थे, धुलाते थे, उसके माथे पर तिलक लगाते थे, और जब भी अपने कंधे पर बिठाते थे, गंगा जी की ओर जाते तो उन्हें साथ लेकर जाते थे। रास्ते में आते हुए उन्हें पेड़ की डाल पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ने लगते। वह शिथिल होकर, ढीले पड़कर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान पीठ के बल लेटना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर
फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में, फूल एक तरह का मेटल, उसका कटोरा, गोरस मीन्स गाय का दूध, और भात चावल सान कर खिलाते थे, सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, हमारा पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहले के समय में बच्चे जो हैं वो नंग धड़ंग गलियों में खेलने चले जाते थे, लेकिन आज का बच्चा इस तरह से खेल नहीं खेलता। आज के खेल अलग हो गए हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। ये भी क्वेश्चन है पीछे कि जब लेखक जो हैं उनकी माँ उनके सिर में तेल लगाती, वो रोते सिसकते, तो वो अचानक चुप क्यों हो जाते थे? क्योंकि उन्हें अपने दोस्त मिल जाते और दोस्तों को देखकर वो बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाते। तो खेलने के चक्कर में वो रोना भूल जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ पर्दा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें बताया गया है कि उस समय में बच्चों के पास घर में जो भी चीज़ें होती थी टूटी फूटी, उन्हीं से वो अपने खेल बना लिया करते थे। इसी तरह से आगे वाले पैराग्राफ में भी सेम बताया हुआ है कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। बढ़ाकर में दुकान, मिठाई की दुकान हटाकर एक घरौंदा बना लिया, घर बना लिया। घर कैसे बनाया? धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर डाल लेते। दातुन जिससे हम दांत साफ करते हैं उसके खंबे बना लेते। दिया सलाई माचिस की
पेटियों के किवाड़ बनाते, घड़े के मुंडे की चूल्हा चक्की, घड़े का ऊपर का जो मुंह होता है उसको काट के उसकी चूल्हा चक्की बना ली, दिए की कढ़ाई बना ली, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी जिससे घी डालते हैं वो, पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार दावत तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। मतलब हम ही लोग दोस्त थे जो दावत तैयार करते और हम ही में से कुछ लोग बैठकर दावत जीमते थे, खाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत मीन्स जब हम लाइन में बैठ जाते थे, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पंक्ति के अंत में, लाइन के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने मीन्स खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और गरौंधा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलानाथ। कि कहने का तात्पर्य है कि पिताजी भी उनके खेल के साथ, उनके खेल में मिक्स हो जाते थे और उनके साथ मजाक किया करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर मीन्स एक जो लोहे का पीपा टाइप होता है, उसको उल्टा करके उसका तंबूरा बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला मीन्स आम का जो छोटा पौधा होता है उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहे दानी की पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। कलसा मीन्स कलश, मटका, और कुलिये मीन्स छोटा कसोरा जो होता है मिट्टी का, जिसमें कभी कभी हम लोग गर्म दूध भी पीते हैं, उसका कलसा रखा जाता था, उसको कलश बना लेते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब इस खेल में भी बाबूजी उनके साथ हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब ये वाला खेल भी ख़त्म कर देते, खेल ख़त्म कर देते और फिर क्या करते कि चलो अब खेती करते हैं। बस चबूतरे के छोर पर, चबूतरे के किनारे पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। कि उन्होंने अपने आप से ही खेत बोने और फिर फसल तैयार कर लेनी नकली, और उसी फसल को उन्होंने तोड़ लेना और उसी को बेच आना, और उसमें भी बाबूजी ने उनके साथ मिक्स होना, और फिर एंड में पूछना कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही राह चलते हुए लोग भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेलों मिट्टी के ढेलों से। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है।
ना जाने किसी ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जहाँ जो कुछ नज़र आता है उसी में उन्हें अपना खेल नज़र आता है और उसी में उस समय के बच्चे खेल खेला करते थे। लेकिन आज के समय में बच्चे इस प्रकार के खेल नहीं खेलते। आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ते के कान में एक तरह का कीड़ा सा होता है जो चिपक जाता है, बहुत भी हटाने पर भी वो हट नहीं पाता। उसी की बात की जा रही है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही, बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। बेतहाशा बिना सोचे समझे वो हमारे पीछे भागे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मीन्स अपने अपने घर की ओर बेतहाशा दौड़ पड़े। बहुत जोर से दौड़ के अपने घर पहुँचे। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से भी चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी मीन्स उनकी प्रार्थना की उनसे कि भाई हम बच्चे को ले जाएं, तो वो ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना फिर भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चुर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते कि जो लड़के होते हैं बहुत शरारती होते हैं। जैसे बंदर शरारती होते हैं, ऐसे ही लड़के भी शरारती होते हैं। वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। अब जो इंसिडेंट पाठ में बताया गया है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे अभ्यास का कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसको देखें। एक टीले पर हम लोग गए। वहाँ जाकर हमने चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, यानी पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। जैसे ही उन्होंने शिव जी के सांप को देखा, देखते ही वे लोग रोए चिल्लाए और बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लेखक कह रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर जो है वो लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए।
उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए सीधे मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। किसकी गोद में? माँ की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। अब देखिए, किसके आंचल में? माँ के आंचल में छिप गए। चैप्टर का नाम क्या है? माता का आंचल। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, बेचैन होकर हमारे भय का, हमारे डर का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, अपनी गोद में भरकर दबाती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। आपने देखा होगा कि कभी आप लोगों को भी कोई चोट लग जाए या किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई मार दे, पीट दे, कैसे माँ बेचैन हो जाती है और एकदम से आपको अपनी गोद में ले लेगी और पूछेगी, किसने क्या कहा, मुझे बताओ, कैसे लगी चोट, ओ हो, ये क्या हो गया। उसी तरह से लेखक कह रहे हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। माँ ने फटाफट से हल्दी पीसी और बच्चे के घाव पर लगा दी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साँ 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। बच्चा सांप के नाम से डर रहा था, इसलिए वो साँ 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 कर रहा था और माँ के आंचल में छुपा जा रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की, माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। लेखक कह रहे हैं कि मेरे बाबूजी आए, मुझे वो माँ की गोद से लेने लगे, लेकिन मैंने उस समय डरते हुए माँ की गोद, माँ का आंचल नहीं छोड़ा। अब आपने लास्ट वाले इंसिडेंट में देखा, और यही फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण था कि बच्चे का पिता से भी बहुत जुड़ाव था, लेकिन जब उसके ऊपर विपदा पड़ती है तो वो पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माँ के आंचल में उसे ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सब कुछ दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये हमने कहा था कि जैसे ही वह अपने फ्रेंड्स को देखता है, दोस्तों को देखता है, देख के उन्हें खुश हो जाता है, रोना भूल जाता है। थर्ड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये तो तुकबंदी है। फोर्थ क्वेश्चन है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उस समय में मैंने आपको बताया कि बच्चे जो भी घर में टूटा फूटा सामान या जो भी कुछ होता था उसी से खेल खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चों के खेल डिफरेंट हैं। बच्चे कंप्यूटर पे खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे बच्चे आजकल खेलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी नहीं है, उसमें ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? पूरे पाठ में ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है, लेकिन उससे आज बिल्कुल डिफरेंट है। कि कैसे डिफरेंट है कि आजकल बच्चों के ही पहले तो खेलों में ही बहुत परिवर्तन आ गए। दूसरी बात, खेतों में उस समय कुओं से सिंचाई होती थी, आजकल ट्यूबवेल से होने लग गई है। बैलों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है। अंग्रेज़ी खाद का प्रयोग होने लगा है। किसान भी इंटरनेट से खेती भी इंटरनेट की सहायता से करने लगे हैं, ठीक है। और सारी मौज मस्ती जो है वो आज बहुत फ़र्क है। इसी तरह से सेवन्थ क्वेश्चन नहीं है कि आपको अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा, उसके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे बताएं। कि इसमें ये बताना है कि लेखक की माता और पिता उसे किस तरह प्यार करते थे। जो सारा आपने पढ़ा वो आराम से लिख लेंगे। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताएं। हमारे मन में जब हम पाठ पढ़ते हैं, यदि कोई भी
शीर्षक हमारे मन में आ रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कि उस समय में भी लगा लो और इस समय में भी। यदि आप अपने माता पिता को प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कैसे दिखाएंगे? आप उनका कहना मानोगे, जो बात उन्होंने कही है वो करोगे, उनको पढ़ के दिखाओगे, अच्छे नंबर ला के दिखाओगे, ठीक है, और उनके साथ खेल खेलोगे, उनके साथ हंसी मजाक करोगे। ये सब बातें जो हैं माता पिता के साथ प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, जितने भी आंसर्स हैं ये मैं आपको भेज रही हूँ और आप इन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें।